जरा सोचिए कि आप किसी बहुत बड़े सरकारी विभाग के सबसे अहम अफसर हैं। हाँ, मतलब एक ऐसी पोस्ट जिसके हाथ में देश की सुरक्षा हो, है ना? बिल्कुल। और करोड़ों का बजट हो, और फिर अचानक एक दिन आपकी एक बहुत ही निजी डायरी, मतलब एकदम प्राइवेट डायरी, दुनिया के सामने आ जाए। अरे बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है ना? लेकिन उस डायरी में ना कोई बड़े स्टेट सीक्रेट्स हैं और ना ही कोई जासूसी की बातें हैं, बल्कि उसमें आपने ये लिखा है कि आप कितने खुश हैं कि एक रिटायर्ड आदमी की मौत हो गई, अच्छा, पर क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी जेब से उसे हर साल पेंशन के तौर पर 100 पाउंड नहीं देने पड़ेंगे। ओह वाह, ये तो बहुत ही मतलब अनफिल्टर्ड और थोड़ा स्वार्थी सच हो गया। और मजे की बात तो ये है कि डायरी लिखने वाला ये शख्स कोई मामूली क्लॉक नहीं था। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं सैमुअल पिप्स की। ये वो इंसान है जिसने 17वीं सदी में ब्रिटिश नेवी का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया था। सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल फिगर को करीब से समझेंगे। हमारे पास कुछ बेहद खास सोर्सेज हैं, जैसे कि 1893 में हेनरी बी व्हीटली द्वारा एडिट किया गया द डायरी ऑफ सैमुअल पिप्स का एडिशन, इसकी प्रस्तावना और पिप्स की जिंदगी से जुड़े कुछ और अहम दस्तावेज। हाँ, और इस चर्चा का जो असल मकसद है ना, वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, बल्कि 17वीं सदी के इस सबसे अहम चश्मदीद गवाह की असल इंसानी फितरत को समझना है। एग्जैक्टली। क्योंकि हिस्ट्री अक्सर हमें बस एक सूखा सा नतीजा दिखा देती है। राजा जीत गया, संधि हो गई, बात खत्म। लेकिन पिप्स की डायरी उस दौर का वो कैमरा रोल है जिसे बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है। हाँ, जिसमें सब कुछ रॉ है। बिल्कुल रॉ। एक ऐसा इंसान जो लंदन की ग्रेट फायर और प्लेग जैसी भयानक घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहा है। और उसी डायरी में ये भी लिख रहे हैं कि आज घर में खाने में क्या बना था, या फिर अपनी पत्नी से उसका क्या झगड़ा हुआ, है ना? हाँ। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। लेकिन पिप्स की जिंदगी में उतरने से पहले मुझे लगता है उस डायरी के बारे में बात करना जरूरी है जिसमें ये सब लिखा गया था। हाँ, क्योंकि ये डायरी कोई आम किताब तो थी नहीं। पिप्स ने इसे थॉमस शेल्टन की 1620 की एक शॉर्ट हैंड प्रणाली में लिखा था। वैसे शॉर्ट हैंड वाली बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि सोर्सेस से साफ पता चलता है कि ये कोई उनका अपना बनाया हुआ अनोखा सीक्रेट कोड नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ये सिस्टम इतना ही आम था, तो क्या पेपीज इसे सरकार या राज्य के जासूसों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि ये तो ऐसा लगता है जैसे 1600 के दौर का किसी का लॉग्ड सोशल मीडिया अकाउंट मिल गया हो हमें। ये एनालॉजी काफी सही है, लेकिन नहीं, जासूसों से तो वो बिल्कुल नहीं छिपा रहे थे। देखिए, थॉमस शेल्टन का जो शॉर्ट हैंड था ना, वो उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों के बीच, खासकर क्लर्क्स और अफसरों के बीच बहुत ही आम बात थी। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई सरकारी जासूस उस डायरी को पकड़ भी लेता तो वो उसे बड़ी आसानी से डिकोड कर लेता। असल में पेबीज ये शॉर्ट हैंड इसीलिए लिख रहे थे ताकि वो इसे अपनी पत्नी, अपने परिवार वालों और अपने ऑफिस के उन लोगों की नजरों से बचा सकें जो उनके आसपास रहते थे। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई जैसे आजकल डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है। बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई ध्यान से पढ़े, जिसे थोड़ी नॉलेज हो, तो समझ आ जाए, लेकिन एक सरसरी नजर में घरवाले या ऑफिस के लोग आपके लीजी विचार ना पढ़ सकें। एग्जैक्टली। वो नहीं चाहते थे कि उनके करीबी लोग ये जान सकें कि पेप्स उनके बारे में असल में क्या सोचते हैं। और वैसे इसी डर या सावधानी की वजह से इस डायरी की सबसे बड़ी खूबी निकल कर आती है। आप उसकी बेबाक ईमानदारी की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी सिंसियरिटी। जब आप छुपकर कुछ लिखते हैं तो आप उसमें से वो बनावटीपन हटा देते हैं। आपको पता है, जब 1825 में इस डायरी का पहला एडिशन दुनिया के सामने आया था, लॉर्ड ब्रेब्रोक वाला ना? हाँ वही, तो उन्होंने इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही छापा था। उन्होंने ऑफिस के रोजमर्रा के काम, छोटी छोटी बातें और पेप्स की निजी टिप्पणियों को ये सोचकर हटा दिया था कि ये सब तो बहुत ही उबाऊ या इरेलेवेंट है। लेकिन व्हीटली के 1893 वाले एडिशन में, जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, उसमें वो सब वापस आ गया है। और सच कहूं तो वही छोटी बातें तो इस डायरी को जिंदा करती हैं। जैसे चार्ल्स द्वितीय की वापसी, जब मोनार्की वापस आई तो वो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, उसका बहुत विस्तार से जिक्र है।
लेकिन उसी के साथ साथ थॉमस बार्लो वाला वो किस्सा भी है हाँ। जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, वही 100 पाउंड बचाने वाला। मतलब वो पढ़कर मुझे हंसी आ गई। वो किस्सा पेपीज की उस इंसानी फितरत को दिखाता है हाँ। जिसे हम अक्सर महान ऐतिहासिक हस्तियों में नजरअंदाज कर देते हैं। होता क्या है कि जब पेप्स क्लर्क ऑफ द एक्ट्स बने अच्छा। तो ये पद पहले बार्लो के पास था। अच्छा। और उस समय का सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि अगर आप किसी का पद ले रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा उस पुराने अफसर को पेंशन के तौर पर देना पड़ता था। तो पेप्स को बार्लो को हर साल 100 पाउंड देने पड़ते थे, जो उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम रही होगी, है ना? बहुत बड़ी रकम। तो जब बार्लो की मौत की खबर आती है तो पीपिस अपनी डायरी में लिखते हैं कि बार्लो एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था और नैतिकता के आधार पर उन्हें उसके लिए दुखी होना चाहिए। लेकिन होते नहीं है। नहीं, वो आगे लिखते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो इंसान तो अच्छा था पर चलो मेरे 100 पाउंड बच गए। वाह, ये एक ऐसा सच है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है पर किसी के सामने बोलता नहीं है। पीपिस ने तो इससे बाकायदा कागज पर उतार दिया। बिल्कुल, यही बिना फिल्टर वाला सच है। लेकिन पता है, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा सोर्सेज में, और मैं थोड़ा अटक सा गया। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ तो हम पेपिस की ऐसी छवि देख रहे हैं कि वो नेवी का पूरा काम संभाल रहे हैं, बजट देख रहे हैं, लेकिन सोर्स साफ साफ कहते हैं कि पेपिस को 1661 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी गुना करना तक नहीं आता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उन्हें मैथ्स के बेसिक्स भी नहीं आती थी। तो फिर ये हजम कैसे की जाए बात? जिस इंसान को ब्रिटिश नेवी का सबसे महान और उपयोगी मंत्री कहा गया, उसे बेसिक मैथ्स भी नहीं आती थी। बिना अकाउंट्स जाने कोई इतनी बड़ी नेवी कैसे चला सकता है? या फिर ये पद उन्हें किसी और तरीके से मिला था? यहाँ हमें थोड़ा उस समय के सिस्टम को समझना होगा। 17वीं सदी में सरकारी पद कैसे बनते जाते थे। पेपिस एक साधारण दर्जी के बेटे थे। उनके पास शुरू में ना तो पैसा था और ना ही कोई बहुत बड़ा रुतबा। अच्छा। उन्हें नेवी में ये जो क्लर्क ऑफ द एक्ट्स का पद मिला ना, ये बेहद अहम पद था। और ये उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने चचेरे भाई सर एडवर्ड मॉन्टेग्यू की सिफारिश से मिला था। ओह, यानी नेपोटिज्म? बिल्कुल, आज की भाषा में कहें तो ये पूरी तरह से नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद था। तो मतलब पद सिफारिश से मिला और काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे में तो कोई भी डिपार्टमेंट डूब जाएगा। ये क्लर्क ऑफ द एक्ट्स का काम असल में था क्या? ये नेवी बोर्ड का एक बहुत ही अहम एडमिनिस्ट्रेटिव पद था। उनका काम था जहाज़ों के ठेकेदारों से बात करना, सामान का पूरा हिसाब किताब रखना और नेवी के काम का रिकॉर्ड मेंटेन करना। विलियम पेन, जो उस समय नेवी बोर्ड के एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि क्लर्क ऑफ द एक्ट्स का काम इतना क्रिटिकल होता है कि अगर वो व्यक्ति इस काम के लायक नहीं है तो वो बस एक ब्लॉकहेड यानी एक मूर्ख है। और शुरुआत में तो पेप्स वाकई इस मामले में ब्लॉकहेड ही थे। हाँ, उन्हें इस काम की वाकई कोई समझ नहीं थी। तो फिर उन्होंने ये काम सीखा कैसे? क्योंकि अगर उन्हें गुणा करना मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था तो वो ठेकेदारों के साथ डील कैसे करते थे? लोग तो उन्हें ठग लेते होंगे। बस यहीं पर पेप्स की असली खासियत सामने आती है। उन्होंने ये पद सिर्फ रुतबे या पैसे के लिए अपने पास रखा नहीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें काम नहीं आता तो उन्होंने इसे ठीक करने की ठानी। क्या किया उन्होंने? सोर्सेज बताते हैं कि वो रोज सुबह सुबह उठकर अपने एक नौसैनिक साथी मिस्टर वॉरेन के पास जाते थे और उनसे मैथ्स और गुणा भाग सीखना शुरू किया। ओह वाह, रात दिन एक कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने जहाज़ों की लकड़ी से लेकर रस्सियों तक की एक एक बारीक जानकारी हासिल की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी ठेकेदार उन्हें बेवकूफ़ न बना सके और कोई उन्हें वापस ब्लॉकहेड न कह सके। प्रेरणादायक ट्रांसफॉर्मेशन है। सिफारिश से आना अलग बात है, पर उस पद के लायक खुद को बनाना बड़ी बात है। सही बात है। और बात सिर्फ डेस्क जॉब तक रुकती नहीं है। सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि जब लंदन पर संगीन संकट आया तो पेप्स ने असली लीडरशिप दिखाई। 1665 के प्लेग की जो बातें डायरी में है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। हाँ, 1665 का प्लेग। लंदन के हालात उस वक्त बहुत ही खौफनाक थे। रोजाना हजारों लोग मर रहे थे। मौत का नंगा नाच चल रहा था। बिल्कुल, और मौत का डर इतना ज्यादा था कि ज्यादातर अफसर, अमीर लोग और यहाँ तक कि राजा का दरबार भी सब शहर छोड़कर भाग गए थे। सब सुरक्षित जगहों पर चले गए।
लेकिन पेप्स ने शहर नहीं छोड़ा। वो वही रहे। हाँ, वो अपने दफ्तर में बैठकर नेवी का काम करते रहे। उन्होंने अपने एक कलीग को एक खत में बड़ा अच्छा लिखा था कि बीमारी हमारे चारों तरफ घनी हो रही है, आपको युद्ध में तलवार का सामना करना पड़ा, मुझे इस महामारी का सामना करना होगा। वाह, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का ये हौसला तो वाकई काबिले तारीफ है। और देखिए ना, उसके अगले ही साल 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हो जाती है। हाँ, एक आफत गई नहीं कि दूसरी आ गई। और वहां भी पिप्स का एक बहुत ही क्रूशियल रोल दिखता है। जब आग बेकाबू होकर पूरे लंदन को निगल रही थी और नेवी के दफ्तर तक पहुंचने ही वाली थी, तो पिप्स ने एक ऐसा फैसला लिया जो काफी बड़ा था। उन्होंने आसपास के घरों को गिरवा दिया। सही कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये घरों को गिरवाने से आग कैसे रुकती है? देखिए, इसे फायर ब्रेक या आग की रोकथाम का तरीका कहते हैं। होता क्या है कि जब आग फैलती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए ईंधन या फ्यूल चाहिए होता है, जैसे कि लकड़ी के घर। अच्छा। पेप्स को ये बात समझ आ गई थी कि अगर आग को नेवी ऑफिस तक पहुंचने से रोकना है तो बीच के इस ईंधन को यानी घरों को वहां से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने लिटरली रास्ता ही काट दिया आग का। एग्जैक्टली। उन्होंने वुलविच और डेप्थफर्ड के नेवी डॉकयार्ड से अपने मजदूरों को बुलवाया, क्योंकि उनके पास औजार भी थे और उनमें डिसिप्लिन भी था। उन्होंने नेवी ऑफिस के आसपास के घरों को बहुत तेजी से ढहा दिया ताकि जब आग वहां पहुंचे तो जलने के लिए कुछ बचे ही ना और वो वहीं बुझ जाए। ये तो एकदम बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल सोच थी उनकी। और उनकी इसी प्रैक्टिकल सोच का और उनकी सालों की मेहनत का सबसे बड़ा इम्तिहान 1668 में हुआ, जब उन्हें पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ा। ये इंसिडेंट मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा। हाँ, वो डिफेंस ऑफ द नेवी वाला किस्सा। बिल्कुल। सोर्सेस के मुताबिक डच युद्ध में ब्रिटिश नेवी की बहुत बुरी हार हुई थी। और हम जानते हैं कि जब हार होती है तो राजनेताओं को एक बलि का बकरा चाहिए होता है। सही कहा, कोई स्केपगोट तो चाहिए। पार्लियामेंट ने नेवी के अफसरों को जिम्मेदार ठहराने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो ऐसे में पिप्स ने उनका सामना कैसे किया? पिप्स ने इसका सामना उसी हथियार से किया जो उन्होंने सालों की मेहनत से तैयार किया था, यानी उनके फिगर्स और फैक्ट्स, आंकड़े। अच्छा। जब पिप्स पार्लियामेंट में अपना बचाव करने खड़े हुए तो उनके पास हवाई बातें नहीं थीं। उनके पास एक एक जहाज, एक एक ठेके और हर एक खर्च का पूरा हिसाब था। और पता है उन्होंने कितनी देर तक बोला? उन्होंने लगातार 3 घंटे तक पार्लियामेंट में भाषण दिया। 3 घंटे? बाप रे। हाँ, और ये भाषण इतना शानदार था, इतना डिटेल्ड और आंकड़ों से भरा था कि पार्लियामेंट के सदस्य बिल्कुल अबाक रह गए। उन्हें चुपचाप नेवी के खिलाफ अपनी सारी कार्यवाही रोकनी पड़ी। कमाल है। 3 घंटे तक पॉलिटिशियंस को उन्हीं के आंकड़ों से चुप करा देना, ये तो साबित करता है कि जो इंसान कुछ साल पहले तक गुणा करना नहीं जानता था, उसने अपने काम पर कितनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी का कैनवस थोड़ा बदलता है। देखिए, एक तरफ तो उनकी ये महानायक वाली छवि है जो देश बचा रहा है, आग बुझा रहा है, पार्लियामेंट में जीत रहा है, और दूसरी तरफ 1659-60 के शुरुआती पन्नों में पेप्स का जो निजी जीवन झलकता है वो एकदम बहुत ही अलग है, हास्यास्पद और कभी-कभी तो बहुत ही अजीब। जी हाँ, और सच कहूं तो यही बात सैमुअल पिप्स को एक हिस्टोरिकल स्टैच्यू की जगह एक जिंदा इंसान बनाती है। उनके उस अहम सरकारी जीवन के पीछे एक ऐसा घरेलू जीवन था जो किसी सिटकॉम से कम नहीं था। सिटकॉम, बिल्कुल सही वर्ड चुना आपने। अब 1659-60 के सर्दियों के वो किस्से ही देख लीजिए। 1 जनवरी को डायरी में लिखा है कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ घर में टंकी पका रही हैं। हाँ। और उस पकाने के चक्कर में उनका हाथ पूरी तरह जल जाता है। फिर बस कुछ दिन बाद 6 जनवरी को पिप्स अपने चचेरे भाई थॉमस पिप्स के यहाँ एक दावत में जाते हैं। वो वेनिसन पास्टी वाला दिन? हाँ, वही। वहाँ टेबल पर वेनिसन पास्टी यानी हिरण के मांस की पास्टी रखी गई थी, जो उस जमाने में एक बहुत ही शाही और महंगी डिश मानी जाती थी। लेकिन पिप्स डायरी में बड़े ही थोड़ा गुस्से या असंतोष के साथ लिखते हैं कि वो पास्टी असल में हिरण की थी ही नहीं। वो तो बस एक साधारण बीफ था, पैल्पेबल बीफ। एग्जैक्टली। उन्होंने लिखा पैल्पेबल बीफ। ये दावत में जाने के बाद उनकी निराशा को दिखाता है कि भाई बुलाया तो हिरण बोल के था और खिला बीफ रहे। हंसी आती है सुनकर, पर ये छोटी सी घटना उस समय के सोशल फैब्रिक को बड़े गहराई से दिखाती है।
उस दौर में लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए कैसे-कैसे दिखावे करते थे। और पेप्सी की नज़र इतनी तेज थी कि वो इन दिखावों को तुरंत पकड़ लेते थे। वो ये नोटिस करते थे कि कौन असली वेनिजन खिला रहा है और कौन बीफ को वेनिजन बताकर परोस रहा है। सही बात है। लेकिन इन छोटी-मोटी खाने-पीने की चीज़ों से परे एक और घटना है जो मुझे पर्सनली बहुत हैरान कर गई। पेप्सी की शादी की तारीफ का वाकया। ओहो, ये तो सबसे अजीब किस्सा है। अजीब है ना? हम्म। देखिए, पेप्सी और उनकी पत्नी एलिज़ाबेथ दोनों ही बड़े चाव से 10 अक्टूबर को अपनी शादी की सालगिरह मनाते थे। डायरी में भी ये क्लियरली दर्ज है। हाँ, हर साल सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब बाद में हिस्टोरियंस ने सेंट मार्गरेट चर्च के रजिस्टर को खंगाला, तो पता चला कि उनकी शादी असल में 10 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 1 दिसंबर 1655 को हुई थी। अब जरा सोचिए, क्या कोई अपनी ही शादी की तारीख भूल सकता है? और वो भी पति और पत्नी दोनों एक साथ भूल गए। ये सुनने में सच में बड़ा अजीब लगता है। एक ऐसा इंसान, मतलब जो नेवी के करोड़ों पाउंड के बजट का एक एक पैसे का हिसाब रख रहा है, जो पार्लियामेंट में आंकड़ों पर 3 घंटे बहस कर सकता है, वो अपनी शादी का दिन भूल गया। वही तो। इसके पीछे एक बड़ा कारण उस समय की रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका भी हो सकता है। 17वीं सदी में कैलेंडर और तारीखों को लेकर आज जैसी एक्यूरेसी नहीं होती थी, और लोग अक्सर घटनाओं को मौसम या त्योहारों के हिसाब से याद रखते थे। अच्छा। लेकिन फिर भी महीना और तारीख दोनों का गलत होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पेप्सी के जीवन में कितना तनाव और काम का बोझ रहा होगा कि उनकी निजी जिंदगी की इतनी बड़ी तारीख उनके जहन से स्लिप हो गई। तनाव से याद आया, उनका ये सफर सिर्फ दिमागी रूप से ही चैलेंजिंग नहीं था, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहद दर्दनाक था। सोर्सेज में उनके हेल्थ को लेकर जो डिटेल है उसे पढ़कर तो वाकई सिहरन पैदा हो जाती है। 26 मार्च 1658 का वो दिन। हाँ, जब उन्हें किडनी स्टोन यानी पथरी का ऑपरेशन करवाना पड़ा था। बिल्कुल। और उस दौर का ऑपरेशन, हमें ये समझना होगा कि 1658 में सर्जरी का मतलब क्या होता था। आज की तरह कोई एनेस्थीसिया नहीं था, कोई पेन किलर्स नहीं थे। ओह गॉड। मरीज को बस एक लकड़ी के तख्ते पर कसकर बांध दिया जाता था और सर्जन सीधे औजारों से जिस्म को चीरकर ब्लैडर तक पहुंचता था। ये तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। उस जमाने में कई लोग तो इस दर्द के शौक से ही मर जाते थे। ये तसव्वुर करना भी डरावना है कि उस इंसान ने कितना भयंकर दर्द सहा होगा। और ये कोई छोटी मोटी पथरी नहीं थी। सोर्सेज में क्लियरली लिखा है कि पेपिस की मौत के बाद जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम या मुआयना हुआ तो उनके गुर्दे में 7 पथरियों का एक गुच्छा मिला था। 7 पथरियां? हाँ, जिनका वजन कुल मिलाकर 4.5 आउंस था। इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो इंसान रोजाना नेवी का काम संभाल रहा था। तभी तो वो 26 मार्च को हर साल एक त्योहार की तरह मनाते थे, भगवान का शुक्रिया अदा करते थे कि वो उस दर्दनाक सर्जरी से जिंदा बच निकले। और पता है, ये दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं था। अगर हम उनकी जिंदगी के आगे के चैप्टर्स को देखें तो उन्हें पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 1678 के आसपास इंग्लैंड की राजनीति में जो भूचाल आया था, जिसे पोपिश प्लॉट कहा जाता है, उसने तो पेप्स की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। हाँ, पोपिश प्लॉट। ये उस दौर का एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा था जिससे समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये इंग्लैंड का वो समय था जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म को लेकर बहुत ही गहरी साजिश और अफवाहें फैल रही थीं। बिल्कुल। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में आप एक भयंकर पॉलिटिकल कैंसल कल्चर या विच हंट समझ सकते हैं। होता क्या था कि पेप्स के जो पॉलिटिकल दुश्मन थे, जैसे विलियम हार्वर्ड और लॉर्ड शाफ्ट्सबरी, वो किसी भी कीमत पर पेप्स को नेवी के पद से हटाना चाहते थे, अपना रास्ता साफ करने के लिए। हाँ, तो उन्होंने अफवाहों का फायदा उठाया। उन्होंने सोर्सेस के मुताबिक पीप्स पर यह आरोप लगा दिया कि वो सीक्रेटली कैथोलिक हैं और फ्रांस को स्टेट सीक्रेट्स बेच रहे हैं। और इसे साबित करने के लिए यहां तक कह दिया गया कि पीप्स के घर में ईसा मसीह की क्रॉस वाली एक मूर्ति यानी क्रूसीफिक्स रखी है। बस इतनी सी बात पर देशद्रोह। हाँ, और जॉन स्कॉट नाम के एक शातिर ठग ने उनके खिलाफ झूठी गवाही भी दे दी थी। और इसका नतीजा? इसका नतीजा देखिए, ये कोई मामूली आरोप नहीं था। 1679 में देश की नेवी के इस सबसे अहम और सबसे ईमानदार अफसर को देशद्रोह के आरोप में टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया। कितनी हैरानी की बात है। वही ना, एक इंसान जिसने ग्रेट फायर में अपना दफ्तर बचाया, प्लेग में रुका रहा, पार्लियामेंट में डिपार्टमेंट को बचाया,
उसे ही उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन पेपीज की फितरत हार मानने वाली नहीं थी। टावर ऑफ लंदन के उस कैद में बैठकर भी उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी प्लानिंग की। उन्होंने किसी को भेजा था ना? हाँ, उन्होंने अपने साले बेल्थेजार सेंट मिशेल को फ्रांस भेजा वाह। ताकि वो उस जॉन स्कॉट के अतीत की, उसके पास्ट की छानबीन कर सकें। और बाल्थजार ने फ्रांस और हॉलैंड में जाकर ऐसी तहकीकात की और ऐसे पक्के सबूत इकट्ठे किए जिनसे ये क्लियरली साबित हो गया कि जॉन स्कॉट कोई चश्मादीद गवाह नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का ठग था। उसने तो डच सरकार को भी धोखा दे दिया था। वाह, मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन खुद करवाया। बिल्कुल। और इन्हीं सबूतों के आधार पर पेपीज ने आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित की और उन्हें रिहा कर दिया गया। ये पूरी घटना तो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। कैसे एक आदमी खुद पर लगे झूठे आरोपों को एकदम साइंटिफिक तरीके से सबूत जुटाकर गलत साबित करता है। और शायद उनकी यही वो एनालिटिकल सोच थी जिसने आगे चलकर उन्हें साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनाया। जरा सोचिए, एक दर्जी का बेटा जिसे शुरू में गुणा करना नहीं आता था, वो सर आइजैक न्यूटन जैसे दिग्गजों वाली सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। ये उनकी लगन और हर चीज को गहराई से सीखने की उस भूख का ही नतीजा था। लेकिन देखिए, हर शानदार सफर का एक ना एक अंत तो होता ही है। 1669 आते आते पेप्स की आंखों की रोशनी बहुत तेजी से कम होने लगी थी। हाँ, सोर्सेज में इसका बहुत दुखद जिक्र है। काम का इतना भारी बोझ और लगातार डिम लाइट में पढ़ने लिखने के कारण उन्हें लगने लगा था कि वो बहुत जल्द पूरी तरह अंधे हो जाएंगे। और इसी डर के साए में 31 मई 1669 को भारी मन से उन्होंने अपनी उस डायरी के पन्ने हमेशा के लिए बंद कर दिए। हमेशा के लिए? हाँ, उन्होंने डायरी के आखिरी पन्नों में बड़े दुख के साथ लिखा कि अब से जो भी होगा वो उन्हें दूसरों की आंखों से देखना पड़ेगा। और वो साल 1669 उनके लिए कितना भारी रहा होगा। आंखों की रोशनी जाने का डर तो था ही, पर उसी साल उस आखिरी एंट्री के महज कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी एलिजाबेथ की भी एक भयंकर बुखार के कारण मृत्यु हो गई, वो भी सिर्फ 29 साल की उम्र में। बेहद दुख की बात है। जिस पत्नी के साथ उनके इतने सारे मजेदार, कभी हंसने वाले तो कभी गुस्से वाले किस्से डायरी में दर्ज थे, जिसके साथ वो टर्की पकाने और वो नकली वेनिसन पेस्ट्री की दावतों का जिक्र करते थे, वो पत्नी अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। पर उसके बाद 1703 तक जीवित रहे। उन्होंने नेवी में वापसी की, कई और बड़े सुधार किए, लेकिन वो जो जादुई डायरी थी ना, वो वहीं 1669 में आके रुक गई। हमें उनके बाकी के जीवन के बारे में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता तो चलता है, लेकिन वो जो अनफिल्टर्ड सच था वो फिर कभी पढ़ने को नहीं मिला। और यहीं पर हम सब के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर पेप्स की आंखों की रोशनी ठीक रहती, अगर वो 1703 तक उसी बेबाक और अनफिल्टर्ड अंदाज में अपनी डायरी लिखते रहते, तो क्या होता? तो शायद हमें और भी बहुत कुछ पता चलता। बिल्कुल, क्योंकि 1688 में इंग्लैंड में वो महान क्रांति हुई थी जिसमें सत्ता पलट गई थी, और उसी दौरान पेपीज को भी उनके पद से हटा दिया गया था। अगर वो डायरी जारी रहती तो शायद हमें उस क्रांति का, सत्ता के उस भयंकर खेल का आंखों देखा हाल मिलता। हमें पता चलता कि जब पेपीज अपनी नौकरी गंवा रहे थे तो उनके अंदर क्या चल रहा था, उनका रिएक्शन क्या था। हाँ बिल्कुल। अपने ईमेल्स में और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स पर अपने विचारों का एक बहुत बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या 300 साल बाद के हिस्टोरियंस जब हमारे इस डिजिटल फुटप्रिंट को देखेंगे तो क्या वो हमारी इंसानियत, हमारी कमजोरियों और हमारी असल जिंदगी की इतनी ही गहरी और बिना फिल्टर वाली तस्वीर देख पाएंगे जितनी सैमुअल पीप्स ने अपनी उस छोटी सी शॉर्ट हैंड डायरी में छोड़ दी थी? ये वाकई में काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि पीप्स की डायरी की जो असली ताकत है ना, वो उनकी महानता में नहीं है, बल्कि उस साधारण सी इंसानी कमजोरी में है जिसे हम सारी दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं। एकदम सही कहा। और इसी के साथ हम आज के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिस्ट्री यानी इतिहास कोई नीरस या सपाट कहानी नहीं है। ये उन इंसानों की कहानी है जो महान काम करते हुए भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से, अपनी छोटी छोटी खुशियों से और अपने स्वार्थ से जूझ रहे होते हैं।
सैमुअल पीप्स ने हमें अपना वो अनएडिटेड सच देकर 17वीं सदी के लंदन को हमारे लिए हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। तो आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन ऐतिहासिक पन्नों को हमारे साथ खंगालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।